प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने पिछले टॉपिक में किया है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता है प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस आना, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब हम करें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम समझते हैं, जैसे वायु है माध्यम है, पानी है माध्यम है, कांच है माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, सीधा नहीं रहता, सीधा नहीं जाता। जैसे ये प्रकाश आ रहा है ट्यूबलाइट से, इसके ऊपर गिर रहा है तो सीधा का सीधा इसमें से नहीं जाएगा ग्लास स्लैब में से, बल्कि थोड़ा सा मुड़ेगा, अपने पथ से विचलित होगा। और प्रकाश का इस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से गुजरने के पश्चात अपने पथ से विचलित होना, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधे शब्दों में बात कहें तो जो प्रकाश बल्ब से या ट्यूबलाइट से इसके ऊपर आ रहा है वो इसमें से गुजरेगा और गुजरने के पश्चात आगे निकल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, अपने पथ से विचलित होगा, मुड़ेगा। तो उस मुड़ने का कारण क्या है कि उसकी गति कम हो जाती है, गति कम होने के कारण मुड़ जाता है। फिर कांच में से निकलेगा, बाहर आएगा तो उसकी गति फिर तेज हो जाती है, फिर मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का एक माध्यम जैसे हवा, दूसरा माध्यम जैसे ये कांच, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से क्या हो जाना, मुड़ जाना, विचलित हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का कारण क्या है? इसका अपवर्तन का कारण क्यों विचलित हो जाता है? अपवर्तन का कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो माध्यम के घनत्व के कारण
प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग में परिवर्तन हो जाता है। जिसके कारण प्रकाश अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, माध्यम मतलब समझ गए ना, हवा से पानी में जा सकता है, ग्लास में जा सकता है, यानी कांच में जा सकता है, तो मुड़ जाता है। मुड़ने का कारण क्या है कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम के घनत्व के कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है और वेग में परिवर्तन के कारण वो प्रकाश मुड़ जाता है। अब बात यह है कि वो प्रकाश मुड़ता किस तरफ है, किस दिशा में मुड़ता है। हमारा प्रश्न ये है, किस दिशा के अंदर प्रकाश मुड़ेगा। यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसका अर्थ समझिए आप। देखिए, ये एक माध्यम, मान लिया ये कांच का स्लैब है, ऊपर वायु है, यहां वायु, ये कांच। तो पता है कांच जो है क्या होता है, सघन होता है। और वायु क्या है, विरल माध्यम है। विरल का मतलब जिसमें कण दूर दूर हों तो विरल हो गया, जिसमें कण पास पास हों तो सघन हो गया। विरल से सघन में आता है तो क्या लिखा है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कैसे? जैसे ये प्रकाश आया, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको हम, आपतित किरण। और इस बिंदु पर आप लंब गिरा दीजिए, जिस बिंदु पे ये प्रकाश आ रहा है, जो इसके लंब, इसके ऊपर लंब होगा और इस बिंदु पर होगा जहां पर प्रकाश की किरण आ रही है। इसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। ध्यान से समझिए, प्रकाश की किरण जो किसी भी, मान लिया ट्यूब से आ रही है, सूर्य से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, वो जैसे कांच स्लैब के ऊपर आके गिरेगी तो जिस बिंदु पर एक प्रकाश की किरण आ रही है उसी बिंदु पर आप लंब खींच दीजिए, तो इस लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। अगर ये कांच की स्लैब नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जाती,
ऐसे जाती सीधी, लेकिन अब ये सीधी नहीं जा रही, अब ये जो है क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर, इधर मुड़ गई, सीधी ना जाके अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ये किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गई, क्योंकि विरल से सघन में आने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है, और जब कम होता है तो हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ता है, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में आने पर, विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है। वेग कम हो जाता है, और जब भी प्रकाश का होता है कम होगा, हमेशा प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। मतलब जाना तो इधर था, लेकिन थोड़ी सी इधर हो गई। समझ में आई ना बात आपको? इस कोण को जो यहां पर है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और इस कोण का नाम है आपतन कोण। ये कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आप देखिए, जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है। और इस स्थिति में हमेशा कोण आई जो है कोण आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यानी आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से बड़ा होगा इस स्थिति में। अब दूसरी स्थिति, यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो तो क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा सिस्टम। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। और जब वेग बढ़ता है तो आपको पता है, वेग बढ़ने पर जिसके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से परे मुड़ जाती है। से परे मुड़ जाती है। जैसे ये कांच की स्लैब है,
मैं इसी को कर देता हूँ, ऊपर वाले को ही। यही चित्र इसी में बना देते हैं, एक में ही। ये अपवर्तित किरण को साइड में लिख देंगे। ये कांच की स्लैब, ये अपवर्तित किरण, जैसे सीधी आके यहाँ पे गिरेगी दूसरे सिरे पर, तो यहाँ पर अभिलंब बनाइए। ये अभिलंब बन गया। ये प्रकाश की किरण अब क्या करेगी, इसकी गति बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या है, प्रकाश का वेग बढ़ेगा, जिसके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से परे मुड़ जाती है। परे मुड़ जाने का मतलब ये अभिलंब से इस तरह से परे मुड़ जाएगी। इस तरह से परे मुड़ जाएगी। यहाँ पे ये कोण इस कोण से बड़ा होता है, ये कोण बड़ा होगा। या हम अलग चित्र बना दें, मान लिया ये सघन माध्यम है, ऊपर सघन और नीचे विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जो आएगी, ये आपतित किरण, ये अभिलंब से परे मुड़ेगी। इस स्थिति में ये आई और ये क्या है, आर। वही सेम टू सेम बात। तो यहाँ पर जो है आई जो है वो आर से छोटा रहेगा, यानी कि कोण आर का नाम क्या है, अपवर्तन कोण, बड़ा होगा आपतन कोण से। ये क्या है, अपवर्तन कोण। ये अपवर्तित किरण, ये वही अभिलंब, ये क्या है, आपतन कोण। ये चित्र सभी आपने बनाने हैं। आपतित किरण, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है, वेग कम हो जाता है, जिसके कारण वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से परे मुड़ जाती है, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है, और इस स्थिति में अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से बड़ा होता है। इसके बाद अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या नियम हैं? एक नियम तो बिल्कुल जैसे आप परावर्तन का था वैसा का वैसा ही है। नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल का मतलब इनका लेवल स्तर बराबर होता है, ऊपर नीचे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, सब एक स्तर पर होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण आई की जया, जया का मतलब साइन, जो मैथमेटिक्स है आपने पढ़ा है, साइन थीटा कोस थीटा, तथा अपवर्तन कोण की जया जया उसको हिंदी में बोलते हैं साइन को, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए सदैव स्थिर होता है। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है स्थिरांक। एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये सभी एक तल में होते हैं, यानी एक बराबर होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण यानी आर की जया यानी कि साइन आर का अनुपात किसी दो माध्यमों के लिए सदैव स्थिरांक होता है, यानी सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। ये नहीं कहने का मतलब जैसे प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है, तो वायु से कांच में, वायु में आने पर, वायु से कांच में आने पर, जैसे ये वायु ऊपर वायु से किस में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, तो इसका ये कोण आई और कोण आर, तो यहाँ कोण साइन आई और साइन आर का मान सदैव क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कम ज़्यादा कभी नहीं होगा। कभी भी आप वायु से कांच के लिए लेंगे तो हमेशा उसका मान एक जैसा ही आएगा, चाहे आई कोण को आप कम कर लें या ज़्यादा कर लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान सदैव स्थिर आएगा। ये अपवर्तन के दो नियम हैं। जिस तरह से परावर्तन के नियम थे, ठीक उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं इसके लिए। एक प्रश्न हम करते हैं अभी। क्या कारण है कि आपने बहुत सारे अपवर्तन की चीज़ें या फिनोमिना जो है देखे हैं। जब भी हम किसी पेंसिल को टेढ़ा किसी पानी से भरे हुए बर्तन में रखते हैं, जो आधा पानी में डूबा हुआ हो आधा बाहर हो, तो वो हमें मुड़ी हुई या टूटी हुई नज़र आती है। उसके पीछे क्या कारण है, ये प्रश्न है हमारा। तो क्या प्रश्न है, क्या कारण है कि पानी में रखी हुई पेंसिल हमें मुड़ी हुई नज़र आती है, ये प्रश्न है हमारा। तो पानी में रखी हुई पेंसिल को आपने हम देखा है हमेशा कि मुड़ी हुई नज़र आती है।
ये जल है इसमें, और इसमें हम मान लिया पेंसिल रखते हैं। ये पेंसिल बना दी। हमें ये पेंसिल ऐसे नहीं दिखेगी, है तो ये इस तरह से, लेकिन हमें ये मुड़ी हुई नज़र आएगी। क्या कारण है कि मुड़ी हुई नज़र क्यों आती है? ऐसे पेंसिल है, दिखेगी कैसे? दिखती इस तरह से है। वास्तव में क्या है कि प्रकाश की किरणें हमारी आँख में पहुँचती हैं। प्रकाश की किरण वास्तव में क्या है? ABO है, और ये दिखाई हमें कैसी देती है? ABI की तरह से। ऐसा क्यों दिखाई देती है? क्या कारण है कि पानी में रखी हुई पेंसिल, पानी में टेढ़ी रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा हमें क्यों दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण पानी से वायु में प्रवेश करती हैं, यानी सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये अभिलंब होगा, इसका यहाँ पे भी अभिलंब होगा, तो ये अपने पथ से क्या हो जाएंगी? विचलित होंगी, थोड़ा सा मुड़ जाएंगी, प्रवेश करती हैं। तो
अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती, अभिलंब से परे मुड़ जाती, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही हैं। और जब भी सघन से विरल में जाएंगी तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से परे मुड़ जाएंगी। तो जब प्रकाश की किरणें पानी से वायु में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से परे मुड़ जाती हैं। इसीलिए ओ बिंदु ओ से आने वाली प्रकाश की किरणें जल से निकलकर अभिलंब से परे मुड़ जाती हैं। परे मुड़ जाती हैं। किंतु हमें आई से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि हमें लगता है सीधी आ रही है, किंतु हमें बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमें लगता है हमेशा सीधी आ रही है, इस करके आई से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार BO से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात BI से आती हुई प्रतीत होती है। अतः BO यानी BO का मतलब B से लेके O, इसका BO का प्रतिबिंब इस BO का प्रतिबिंब का बनता है BI पे, BI पर बनता है। अतः पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। समझिए अब आप बात को। पेंसिल तो ABO है, ये पेंसिल है ABO। जब इसको जल में पानी में आप तिरछा रखते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण, हम एक बिंदु का उदाहरण ले रहे हैं, O से गई प्रकाश की किरणें सीधी गई, जैसे ही जल से बाहर निकलेंगी तो अभिलंब से परे मुड़ेंगी, ये फैल जाती हैं और फैली हुई अगर पीछे बढ़ाएं तो ये हमें I पे मिलती हैं, यानी I से आती हुई नजर आती हैं। इसलिए O का प्रतिबिंब I पे बन गया। इसी प्रकार से BO का प्रतिबिंब BI पर बनता है और पेंसिल हमें ABO के स्थान पर ABI दिखती है, क्योंकि हमें प्रतिबिंब दिखता है। तो ये पोर्शन नहीं दिखेगा, हमें BI दिखेगा, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो दिखेगा। तो हमें ABI दिखता है,
इस करके हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है।